हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की क्लास चल रही है और ये हमारा लेक्चर नंबर 12 क्लियर है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा था कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स क्यों यूज किए जाते हैं। हमने पहले ही सीख लिया था इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स यूज किए जाते हैं थियोरेटिकल स्ट्रेन निकालने के लिए, लेकिन हमने 4 इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए थे, बट उनको मैंने एक्चुअली में डिफाइन नहीं किया था, बस बताया था ये नाम होता है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है। और हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये मटेरियल आइसोट्रोपिक क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है और हमारा ऑर्थोट्रोपिक क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितने होते हैं किसी भी मटेरियल के लिए, और शियर स्ट्रेन क्या होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और इससे पहले भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रखे हैं। क्लियर है ना। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो इस सेशन में नए जुड़े हैं, कृपया करके प्लीज़ लास्ट लेक्चर्स या फिर प्रीवियस लेक्चर्स को क्या करो, एक बार देख लो, ताकि ये लेक्चर आपको इजीली स्मूथली समझ आए। क्लियर है ना। सबसे पहले जो भी लोग नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का साथ ही साथ मिलता रहे। क्लियर है ना। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ब्रेक ना करें, कंटिन्यू लेक्चर्स क्या करें, देखते रहें, ताकि तुमको चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिले और हर कंसेप्ट तुमको इजीली क्या हो जाए, समझ आए। क्लियर है ना। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या, कोई बताएगा कि इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन कैसे किया गया है, वो पढ़ेंगे और इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे। और फिर हम इलास्टिक कांस्टेंट्स का जो भी हिस्ट्री चल रहा था, जो सदियों से चला आ रहा था, उसको आज क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्लियर है ना। बहुत दिनों से इंतजार था कि सर इलास्टिक कांस्टेंट्स होता क्या है, इनको बता दो, किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं, इनको बता दो। अब जो सदियों का जो इंतजार है कुछ पल में क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। जल्दी से नजरें क्या बना के रखो, बोर्ड पर बना के रखो और जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और लिखने लग जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ साथ ही साथ। इधर देखो, मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिक कांस्टेंट्स की। अब डिफाइन करेंगे इलास्टिक कांस्टेंट को, क्या करना है, डिफाइन इलास्टिक कांस्टेंट्स मींस इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेफिनेशन हमें पता करनी है। क्लियर है ना। वन बाय वन पता करेंगे, हर एक इलास्टिक कांस्टेंट्स की डेफिनेशन वन बाय वन सीखेंगे। क्लियर है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हुक्स लॉ के बारे में बताना चाहता हूं, उससे हमें पता चलेगा इलास्टिक कांस्टेंट्स आए कहां से, इनका ओरिजिन कहां से हुआ है। इधर देखना, तो मैं लिखूंगा एज पर हुक्स लॉ, एज पर हुक्स लॉ अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट के हुक्स लॉ की बात करें तो ये हमेशा प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता है। क्लियर है ना। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज, जो स्ट्रेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्लियर है। अब एक करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या है, इधर देखना कि जैसी स्ट्रेस लग रही होगी उसी टाइप का स्ट्रेन आ रहा होगा। अगर मैं बात करूंगा शियर स्ट्रेस की तो शियर स्ट्रेन आएगा, अगर मैं बात करूंगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, अगर मैं बात करूंगा किसी और स्ट्रेस की तो अलग टाइप का स्ट्रेन आएगा। क्लियर है ना। तो उसी के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग क्या आना है, स्ट्रेन आना है। इधर देखना, अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स बता दो। साइन हटा दिया ना मैंने, अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा और वही ये कांस्टेंट है इलास्टिक कांस्टेंट्स। इसी लिख रहा हूं मैं, इलास्टिक कांस्टेंट। सबको समझ आ रहा है, इसी क्या है, इलास्टिक कांस्टेंट्स इनटू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्लियर है ना। और मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे किस तरह डिफाइन होंगे कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाई, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग को शॉर्ट में लिख दिया है स्ट्रेन। क्लियर है ना। और यहां से हम हर तरह के इलास्टिक कांस्टेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे और यहीं से इनका क्या आया, ओरिजिन आया। लेकिन हर कांस्टेंट्स कुछ ना कुछ कंडीशंस को मान के डिफाइन किया गया है। क्लियर है ना। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैंने जो स्ट्रेस लगा रखी है वो क्या है, पहले से गिवन स्ट्रेस है या फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो फॉर अ गिवन स्ट्रेस क्या मैं बोल सकता हूं इलास्टिक कांस्टेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। अगर मैं स्ट्रेन बढ़ाऊंगा तो इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। अगर मैं स्ट्रेन को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो इलास्टिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एज करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन
इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस का साइन है, सबको क्लियर है, इंक्रीजेस हमारा इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं वन बाय वन हर एक इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करूंगा। ये तो था कि इलास्टिक कांस्टेंट मुझे डिफाइन करना है, तो उसकी स्ट्रेस बताओ और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या है वो बता दो, हम तुरंत से इलास्टिक कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे। वन बाय वन हम चारों कांस्टेंट को पकड़ते हैं। सबसे पहला क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इधर देखना, लिखते जाना साथ ही साथ। सबसे पहला यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पहला इलास्टिक कांस्टेंट है, सबसे पहला इलास्टिक कांस्टेंट है जिसे मैं ई बोल रहा हूँ। तो ई को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कितना क्लियर है? इधर देखना। तो ये कैसे डिफाइन होता है, इधर देखना। फॉर कंडीशंस लगी हैं यूनी एक्सियल, ये डेफिनेशन है इसकी, इधर देख लो। फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और ये यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या होती है, दैट इज कि सिर्फ एक डायरेक्शन में स्ट्रेस हो, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 हो। सिग्मा वाई क्या होना चाहिए फिर, सिग्मा एक्स इक्वल टू क्या है, एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा, और सिग्मा वाई क्या होगा, वाई डायरेक्शन में 0, और टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स किसी भी प्लेन में शियर स्ट्रेस है ही नहीं, सिर्फ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। क्लियर है ना? यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस क्या होती है, 0 होती है। जब हमने एक केस पढ़ा था ऑब्लिक प्लेन में, मैं जब निकाल रहा था तो वहाँ पे मैंने यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगाया था, तो मैंने एक नॉर्मल स्ट्रेस लगाई थी, कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगाई थी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो उस पर ना तो शियर स्ट्रेस होती है कोई, ना कोई वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होती है। क्लियर है ना? और ये क्या है, फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दैट इज ये वाली स्ट्रेस अप टू, किसकी बात कर रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट जो ई होता है किस तरह डिफाइन होता है कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये डेफिनेशन है इसकी, स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। क्लियर है ना? और ये जो स्ट्रेस होगी ये भी कौन सी होगी, उसी डायरेक्शन की होगी जिस डायरेक्शन का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है। तो हम तुरंत बोल देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल दो इसे। चाहे कोई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती नहीं है, इसका मतलब जो स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस कहाँ से आ रही होगी, किसी फोर्स से आ रही होगी, फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा होगा, उसी डायरेक्शन की जो स्ट्रेन होगी वो यहाँ कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब एक चीज़ तो मैं बोल सकता हूँ कि इस इलास्टिक कांस्टेंट्स की हेल्प से मैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल पाऊंगा। इसका मतलब ई यहाँ पे नोट करके लिख लेना, स्टार मार्क करके, ई इज यूज्ड, ई क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू फाइंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थ्योरेटिकली। क्लियर है ना? थ्योरेटिकली। इसका मतलब अगर कोई बोलने लग जाए कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मेजर करने के लिए थ्योरेटिकली कौन सा इलास्टिक कांस्टेंट यूज होता है, तो हम तुरंत बोल देंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ ले तो हमें इतना क्लियर है। और यहाँ से हमने इसको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो मैं तुरंत लिख दूंगा कि कैसे निकलेगा कि ये स्ट्रेस क्या होगी, हमारी सिग्मा होगी, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, ये होगा। तो मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना चाहता हूँ थ्योरेटिकली तो ई लॉन्गिट्यूडनल मैं लिख सकता हूँ सिग्मा डिवाइडेड बाई ई, और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की क्या है, वैल्यू निकल के आ जाएगी थ्योरेटिकली। क्लियर है ना? आगे यूज करेंगे तो इसीलिए सब क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। इधर इधर इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। मजा आ गया तो क्या कर दो, लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और बेल आइकन को क्या करो, जरूर प्रेस करो। कर दिया करो यार, बोलने की जरूरत क्या पड़ती है। इधर इधर देखो, इसका मतलब दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस पढ़ा था हमने एक कांस्टेंट, तो मैं बात करूंगा जी, जिसे बोल रहे हैं शियर मॉडुलस। बोलो शियर मॉडुलस। और इसका दूसरा नाम भी देखा था हमने, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दोनों चीज़ क्या है, सेम है। यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल क्लियर। इधर देखना क्या है कि ये भी क्या है, फॉर यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात चल रही है, सब जगह क्या चल रही है, फॉर यूनी एक्सियल
स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्या लिखने की जरूरत है, क्या यही है, यही है, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, दैट इज लिख लेना चाहिए, लो लिख लो, दैट इज सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 0 एंड टाउ एक्स वाई इक्वल टू 0। ये हमारा क्या यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अप टू कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों, क्योंकि ये हुक्स लॉ से निकल रहा है ना सब कुछ, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। इससे पहले अभी हमने बताया था हुक्स लॉ में इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होता है, तो वहीं से ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक चल रहा है सब कुछ, बिल्कुल चल रहा है, चलने दो सर, चल रहा है, सब चल रहा है, लो अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। क्या होगा कि जो शियर स्ट्रेस या फिर जी जो होगा, जी क्या है, शियर मॉडुलस इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या होगा सर, यहाँ पे शियर स्ट्रेन आना चाहिए, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन क्या है, शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा शियर स्ट्रेस क्या होता है, कि सर जो शियर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, टाउ होगा, और यहाँ पे क्या होगा सर, जो गामा होगा, यही होगा ना। इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं जी निकालना चाहता हूँ तो टाउ डिवाइड बाई क्या होगा, गामा होगा, जी इक्वल टू टाउ डिवाइड बाई गामा, और यहाँ से मैं शियर स्ट्रेन भी निकाल सकता हूँ। तो ये जो जी होगा, पॉइंट करके लिख लेना, क्या होगा कि जी इज यूज्ड टू मेजर शियर स्ट्रेन थ्योरेटिकली, शियर स्ट्रेन थ्योरेटिकली, क्लियर है। इट मीन्स कैसे थ्योरेटिकली, गामा इज इक्वल टू टाउ अपॉन जी, और यहाँ से हम थ्योरेटिकली शियर स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर है, दोनों डेफिनेशन है, बाकी ये रिजल्ट याद रखने हैं, ये डेफिनेशन है, कंडीशन भी पूछ सकता है, किसके लिए डिफाइन किया, यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पे भी यूनिएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है जिसे बोलते हैं हम पॉइजन्स रेशियो। तीसरा क्या है, पॉइजन्स रेशियो, इधर देखना, ये देखो, तीसरा जो डिफाइन करेंगे वो क्या होगा, पॉइजन्स रेशियो। थर्ड जो हमारा इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, पॉइजन्स रेशियो, और ये यूजफुल होता है, इसको म्यू बोल रहे हैं, ये यूजफुल होता है लेटरल स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए। इधर देखना, ये होता क्या है, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो पॉइजन्स रेशियो होगा म्यू इज इक्वल टू माइनस के लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका मतलब ये हुआ, ये माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जो लेटरल स्ट्रेन निकल के आएगी उसकी डायमेंशन हमेशा कम आती है, मोस्टली कम आती है, कि अगर मैं इसको एलोंगेट कर रहा हूँ, लोग कर रहा हूँ, इसको एलोंगेट करूँगा तो इसकी डायमेंशन कम होगी तो माइनस में आएगी स्ट्रेन, जो लेटरल स्ट्रेन है, और माइनस क्या कर देगी, इसको प्लस कर देगी। इसका मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अभी मैं प्रूव भी करूँगा कि म्यू की जो वैल्यू पॉजिटिव होगी वो हमेशा 0 से 0.5 के बीच में लाई करेगी, क्लियर है ना। इधर देखना, इधर देखो, तो यहाँ से हम लेटरल स्ट्रेन निकाल सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे कि लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो क्या होगा कि सर मैं माइनस के म्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख दूँ, बिल्कुल लिख दूँ, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हम जान चुके हैं, तो लेटरल स्ट्रेन यहाँ से निकल के आ जाएगा, वो क्या होगा माइनस के म्यू, लॉन्गिट्यूडनल क्या था, सिग्मा डिवाइड बाई ई क्या था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह से हम लेटरल स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा तीसरा कांस्टेंट था, ये लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, कि म्यू हमें पता होना चाहिए तभी लेटरल स्ट्रेन निकाल पाएंगे, और उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने के लिए ई भी पता होना चाहिए, क्लियर है ना। तो इसका मतलब लेटरल स्ट्रेन निकालने के लिए हमें म्यू और ई दोनों कांस्टेंट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इधर देखो, अब जो चौथा आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये एफएम में भी पढ़ा जाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों में पढ़ा जाता है, और दोनों में इसका सिग्निफिकेंस सेम ही है, अभी समझ आ जाएगा। इधर देखो, इसको कैसे इंडिकेट कर रहे थे, हम तुरंत बोल देंगे सर, क्या सर, सर 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 कुछ तो हो रहा है, होने दो लोग, कि सर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए कि हमको क्या कंडीशंस होंगी, तो ये होता है फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, यहाँ देख लो, फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, क्लियर है। और हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस हमें समझना पड़ेगा क्या होती है, दैट इज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई
सिग्मा जेड सब बराबर होते हैं, जो सिग्मा के बराबर होते हैं, और कोई शियर स्ट्रेस नहीं होता किसी भी प्लेन में। टाउ एक्स बाई टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ वाई जेड इक्वल टू 0 होता है हमेशा। क्लियर है ना? अभी बताऊंगा कैसे, पहले मैं डिफाइन कर देता हूं। तो फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट की बात करें, अप टू, सब कुछ प्रोपोर्शनल लिमिट चल रहा है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है कि जो हमारा K होगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बता दो, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या इतना क्लियर है? ये लेकिन जो टर्म हमने डिफाइन किया है ये किसके लिए है? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है, सब जगह सिग्मा है, और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ई वॉल्यूमेट्रिक। इसको हम बात करते हैं किसके लिए, फॉर सॉलिड बॉडी के लिए, फॉर सॉलिड बॉडीज। मतलब सॉम की बात करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं, किसी भी फ्लूइड की बात करूं, फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड में क्या होता है, ये के जो होता है के इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आ जाता है, दोनों चीज़ सेम है, अभी देखना, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे हम माइनस पी बोलते हैं, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो हमारा ये होता ही है, और ये होता है किसके लिए, ये वाला तो जो हमने पढ़ा है किसके लिए, सॉलिड बॉडी, जो सॉम में पढ़ेंगे हम। और यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, किसी भी फ्लूइड के लिए, फॉर फ्लूइड। क्लियर है ना? अब इधर देखना कि सर ये हाइड्रोस्टैटिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस में आपने बोला हर डायरेक्शन में स्ट्रेस क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल होगा 100%। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब है पानी, स्टैटिक का मतलब है स्थिर। पानी जब स्थिर होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लगा रहा है, तो एक फोर्स लगाता है बस, प्रेशर फोर्स। स्टैटिक में एक प्रेशर फोर्स आता है, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, और वो प्रेशर फोर्स का नेचर हमेशा क्या होता है, कंप्रेसिव होता है। तो हम पास्कल लॉ से ये भी जानते हैं कि प्रेशर हमेशा हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। हमने यहाँ पे भी लिखा था जब स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस बताया था। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है एक बार वहाँ जाके लेक्चर देख ले, हमने बताया था कि स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस भी बताया था, और प्रेशर हर डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है। चाहे इधर से लगाऊं, चाहे इधर से लगाऊं, चाहे इधर से लगाऊं, चाहे इधर से लगाऊं, कहीं से भी लगा दूं, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। अगर प्रेशर सेम है तो प्रेशर डिवाइड बाई एरिया जो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, वो एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की तरह काम करेगा। एक्चुअल में तो वो प्रेशर है बट हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की तरह काम करेगा, इसीलिए वो उस सॉलिड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगा रहा है प्रेशर की वजह से। तो हम सिग्मा डिवाइड बाई, और वो प्रेशर लगेगा तो प्रेशर की वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, 100% डायमेंशन चेंज होगी। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी और डिवाइड कर देंगे तो के आ जाएगा। क्लियर है ना? बट जब मैं फ्लूइड मशीनरी में जाता हूं तो उस सिग्मा को कंसीडर ना करके हम डायरेक्टली प्रेशर कर लेते हैं, और दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, सिग्मा इक्वल टू पी के बराबर आता है यहाँ। क्लियर है ना? तो यहाँ से हमको क्या हो गया, हाइड्रोस्टैटिक और ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया। क्या इतना क्लियर सबको? ये थे हमारे क्या, इलास्टिक कांस्टेंट्स। अब मैं इनके बीच में रिलेशन पता करूंगा, इसके बीच में क्या करूंगा, रिलेशन बताऊंगा क्या होते हैं, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। इधर देखना, हम बात करें किसकी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स की। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट रिलेशन, याद रखो। इनके प्रूफ भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ों के प्रूफ इंपॉर्टेंट होंगे उनके हम प्रूफ कराएंगे। इनके कभी ना प्रूफ पूछता है ना ज़रूरत है, बस इनका सिग्निफिकेंस समझना है, जो रिजल्ट आया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको जरूर पूछता है। इधर देखना कि अगर मैं बात करूँ रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, हम बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। क्लियर है? इधर देखना, ये रिलेशन क्या है कि कुछ इक्वेशंस है, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, एक रिलेशन ये है। एक होता है E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, इलास्टिक कांस्टेंट है ना, E g म्यू, E k म्यू। E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। ये हमारे तीन रिलेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इधर देखना, ये रिलेशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इनकी हेल्प से हम क्या है, सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे क्या क्या होता है। इनको क्या करो, आँख नाक कान बंद करके क्या कर लो, याद कर लो। इधर देखना, अभी मैं यहाँ से जी निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ, यहाँ से जी निकालना चाहता हूँ। क्या मैं लिख सकता हूँ, जी जो होगा कि इसको डिवाइड कर दूँ, मैं लिख सकता हूँ ई डिवाइडेड बाई, या फिर मैं लिख सकता हूँ E/2 1 प्लस म्यू, यही आएगा ना रिजल्ट। देखो डिवाइड किया 2 से, 1 प्लस म्यू से भी डिवाइड किया, ये आ गया। यहाँ से मैं के निकालना चाहता हूँ तो के क्या होगा, E/3
3 1 माइनस 2 म्यू। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो, 2 मान लो। क्या इतना क्लियर है? अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, लो क्या मिला? दोनों को इक्वेट किया तो मैं लिख सकता हूँ 2g 1 प्लस म्यू जो होगा वो क्या होगा, 3k 1 माइनस 2 म्यू के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर ये 2g प्लस ये क्या हो जाएगा, 2g म्यू के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको लिख सकता हूँ 3k माइनस ये क्या हो जाएगा, 6k म्यू हो जाएगा। अब म्यू वाले टर्म को मैं एक साथ ले जाऊँ, इसको इधर ले आओ, लो मैं लिख सकता हूँ, इसको इधर ले जाऊँ तो 2g म्यू ये टर्म, इसको इधर लाए तो प्लस 6k म्यू ये आ गया, इक्वल टू ये 3k चल रहा है और यहाँ से 2g को ले गए तो माइनस के 2g आ गया। बिल्कुल आ गया, सिंपलीफाई कर लो। मैं बता रहा हूँ म्यू को कैसे लिख सकते हैं हम k और g के टर्म्स में, म्यू को k और g के टर्म्स में लिखना सिखा रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हो। इधर देखना, क्या मैं यहाँ से म्यू कॉमन निकालूँ तो यहाँ से 2g आ रहा है प्लस क्या आ रहा है, 6k आ रहा है। बिल्कुल आ गया, इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ 3k माइनस 2g। क्या इतना क्लियर है? क्या मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो म्यू आएगा क्या आएगा, म्यू इक्वल टू, यहाँ से देखो म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g तो चल रहा है और डिवाइडेड बाई क्या मैं 6k को पहले लिख लूँ और प्लस 2g लिख लूँ। ये आ गया म्यू का डायरेक्ट रिजल्ट। अगर kg दे और म्यू पूछे तो इसको लगा के हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो थे हमारे क्या कांस्टेंट, ये तो हमारे कांस्टेंट के बीच में रिलेशंस हैं। अब इनके सिग्निफिकेंस समझना है, इनके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, क्लियर है इतना? इनके सिग्निफिकेंस को हमें क्या करना है, समझना है, 1 बाई 1 समझना है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो हमेशा ये g हुआ, e हुआ, जितने भी k हुए, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मीन्स ये हमेशा वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूंगा वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है ना ये, e, g, k आर ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है ना? क्योंकि E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी कभी भी वैल्यू देखना, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। मीन्स मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं ये सब क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, हमेशा पॉजिटिव आते हैं रिजल्ट्स। जैसे 200 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल, कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा माइनस के 20 मेगापास्कल। क्लियर है ना? इनकी वैल्यू माइनस के 20 मेगापास्कल कभी नहीं सुनी होगी, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट है, इधर देखना, इसका मतलब k भी पॉजिटिव है, g भी पॉजिटिव है, e भी पॉजिटिव है। अगर k पॉजिटिव है, इसको अगर पॉजिटिव रखना है तो ये टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स म्यू की वैल्यू यहाँ से हमें पता चलेगी क्या निकल के आएगी। क्लियर है ना? तो मैं तुरंत बोल दूंगा फॉर k शुड बी पॉजिटिव। इधर देखते रहो, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो, कोई काम नहीं। इधर देखना, इसको मिटा दो, इसको लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। मैं तुरंत यहाँ पे लिख दूंगा फॉर k शुड बी पॉजिटिव, फॉर k क्या है, यंग्स मॉडुलस शुड बी पॉजिटिव, शुड बी पॉजिटिव। अगर k को पॉजिटिव होना चाहिए तो 1 माइनस 2 म्यू को भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए 1 माइनस 2 म्यू क्या होना चाहिए, 1 माइनस 2 म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इधर देखना, इसको मैं इधर ले आऊँ, समझ आ रहा है? इसको इधर ले जाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ 1 इज ग्रेटर देन 2 म्यू। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू, यहीं से लिख लो 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1/2। बिल्कुल सही, इधर देखना, इसका मतलब म्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 का मतलब है 0.5। म्यू की 0.5 से ज़्यादा कभी वैल्यू होती नहीं है। अभी कभी ऑप्शन में दे भी दे के, कभी पूछ ले के इस मटेरियल का पॉइजन रेशियो क्या है, और ऑप्शन में दे दिया रखा है 0.75, किसी में 1, किसी में 1.5। तो ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है जिसकी 0.5 से वैल्यू ज़्यादा हो। तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि म्यू की जो मैक्सिमम लिमिट है वो क्या है, 0.5 है, और मिनिमम जो लिमिट है वो है 0। ये भी नेगेटिव नहीं होता है क्योंकि इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर इसको पॉजिटिव होना है तो क्लियर है ना? तो पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि जो म्यू लाई करेगा, रेंज ऑफ म्यू, यहीं से देख लेना, क्या रेंज ऑफ म्यू जो होगी वो क्या होगी कि 0 से लेके कहाँ तक, 1/2 तक, ये रेंज होती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं सर किस मटेरियल के लिए ये क्या होता है। क्लियर है ना? तो मटेरियल लिखूंगा मैं, ये वैल्यू रखूंगा, ये याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। इधर देखो, इधर देख लो कि मैं बात कर रहा हूँ मटेरियल्स की और पॉइजन रेशियो की वैल्यू की। इसको मिटा दूँ, यहाँ पे एक टेबल बना रहे हैं मटेरियल की और पॉइजन रेशियो की वैल्यू की। इधर देखते रहो,
कि सर मटेरियल लिख लो, एक तो लिख लिया लो, और यहाँ पे लिख लो क्या, पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। क्लियर है? तो मटेरियल, सबसे पहला मटेरियल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं कॉर्क, सबको पता होगा कहाँ होगा। जैसे इत्र की बोतल देखी किसी ने, इत्र जो लगाता हो उसमें एक क्या होती है, रबर टाइप की सी होती है, उसको बोलते हैं कॉर्क। क्लियर है ना? तो वो क्या होता है, कॉर्क होता है, और उस कॉर्क का पॉइजन रेशियो होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ना? और यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, कंक्रीट की, पूछ लेता है कई बार कंक्रीट, इसका पॉइजन रेशियो होता है 0.15। यहाँ पे मैं बात करूँगा मेटल की, मेटल मतलब बहुत सारे होते हैं, जितने भी मेटल है हमारे उनकी बात करेंगे तो वो होता है 1/4 से लेके, रेंज है 1/4 से लेके 1/3 तक, मीन्स 0.5, और इसके इक्विवेलेंट में लिखना चाहता हूँ 0.25 से लेके कहाँ तक, टू 0.33। क्लियर है? इतना होता है। उसके बाद एक मटेरियल होता है पैराफिन, पैराफिन और वैक्स, ये मटेरियल पैराफिन, वैक्स और रबर हुआ। क्लियर है ना? पैराफिन, वैक्स, रबर और क्या, क्ले, ये जो मटेरियल है, इन मटेरियल के लिए म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0.5 होगी। क्लियर है ना? 0.5 होगी। और यही मटेरियल बिहेव करते हैं एज अ प्लास्टिक मटेरियल, बिहेव्स एज अ प्लास्टिक मटेरियल। इसका मतलब प्लास्टिक मटेरियल वो मटेरियल है इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी क्या होगी, 0 होगी। इनको मैं आगे प्रूव भी करूंगा कि 0.5 म्यू के लिए जिनकी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उनको बोलते हैं हम प्लास्टिक मटेरियल। क्या इतना क्लियर सबको? ये टेबल क्लियर है? इसके कॉर्क के लिए म्यू की वैल्यू 0, कंक्रीट के लिए ये, मेटल के लिए ये, और इसके लिए ये। क्या इतना क्लियर है? अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे कि इनकी रेंज देखेंगे, जी और के की रेंज क्या है इन टर्म्स ऑफ ई, क्योंकि रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, म्यू पे। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ई निकालता हूं तो म्यू की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पे, इनकी डिफरेंट वैल्यू आएगी। और म्यू की हम मैक्सिमम लिमिट जानते हैं, क्या क्या होती है मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम होगी 0, मैक्सिमम होगी क्या 1/2। इनकी वैल्यू पे हम चेक करेंगे जी और के क्या होता है। इधर देखो, इधर देखना, तो अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ, हेडिंग डाल लेना, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, यहाँ पे देखो हम बात करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ किसका, जी एंड के इन टर्म्स ऑफ ई। इसको भी मिटा दो, ये रिलेशन लिखा रहने दो ताकि अभी मैं इसे रिलेट कराऊंगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। अपर एंड क्या है, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ किसका, जी एंड के इन टर्म्स ऑफ ई। इलास्टिक मॉडुलस के टर्म्स में हमें क्या निकालना है, जी एंड के की रेंज निकालनी है। इसका मतलब म्यू की रेंज तो हमें पता है, म्यू की जो रेंज है, म्यू की जो रेंज है, ये म्यू क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो क्या है 0 से लेके कहाँ तक है, 0 से लेके 1/2 तक, मीन्स 0.5 तक। क्या इतना क्लियर है? तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ देखना क्या रेंज है कि अगर मैं म्यू की वैल्यू और यहाँ पे जी की वैल्यू और यहाँ के की वैल्यू ऐसे इस तरह से क्या एक टेबल बना लो तो आसान होगा। अगर मैं म्यू की वैल्यू 0 रखता हूँ, लो म्यू की वैल्यू क्या रखूँ, 0, म्यू की वैल्यू अगर 0 रखता हूँ तो जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0 रखो तो ये E/2 आ जाएगी। लो सर बिल्कुल सही, जी की वैल्यू क्या आ गई, E/2, मतलब जी जो होगा यंग्स मॉडुलस के क्या होगा, हाफ होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं म्यू की वैल्यू यहाँ 0 रखता हूँ तो ये टर्म 0 हो गया, यहाँ 1 बचा, 1 × 3 3, ये हो जाएगा हमारा E/3, बिल्कुल सही, क्लियर है। इधर देखना, अगर मैं बात करता हूँ यंग्स इसको पॉइजन्स रेशियो को 1/2 रखता हूँ, लो इसको क्या रख लो 1/2, इसको 1/2 रखा तो जी देखो क्या आ रहा है, यहाँ से देखो जी इक्वल टू E/2 चल रहे हैं। क्या मैं 1 + 1/2 रख दूँ म्यू की जगह, बिल्कुल रख दो, यहाँ म्यू की जगह 1/2 रखा तो 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, और 3/2 से ये गया तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा E/2 × 3/2, यही आएगा ना, 2 से t कैंसिल तो क्या ये वैल्यू E/3 आ गई। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, E/3 आ गया, बिल्कुल सही। इधर देखो E/3, क्लियर है। अब मैं बात करूँगा के की, यहाँ से के निकालो कि के 1/2 के लिए कितना आ रहा है, म्यू इक्वल टू 1/2 रखो तो मैं लिख सकता हूँ E इक्वल टू, इधर देखते रहो, E इक्वल टू 3 1 - 2 1/2, म्यू की वैल्यू 1/2 रखी, 2 से 2 कैंसिल,
1 माइनस 1 0, नीचे टर्म क्या हो गया 0, और ई बाई 0 ये क्या होता है इन्फिनिटी। मीन्स बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या आ जाता है इन्फिनिटी आ जाता है। किसके लिए, फॉर 0.5 मटीरियल के लिए, कि अगर मटीरियल की 0.5 वैल्यू होगी पॉइजन्स रेशियो की, तो उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है इनफाइनाइट होता है। कि इसका मतलब ये हुआ, ये इलास्टिसिटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करेगा। और ये इनफाइनाइट रिप्रेजेंट करने का मतलब है, जो अगर के की वैल्यू इनफाइनाइट है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ 0 होगा 100%, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ 0 है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। और ऐसे ही मटीरियल को बोलते हैं प्लास्टिक मटीरियल। क्लियर है ना, जिनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता उनको बोलते हैं प्लास्टिक मटीरियल। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं देख लेता हूं कि मेटल्स के लिए जी और के की क्या लिमिट होती है। जी और के की मैक्सिमम और अपर एंड मिनिमम लिमिट की अगर हम बात करें, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट की बात करें, तो जी और के की क्या होगी फॉर मेटल्स के लिए। और हम मेटल्स के लिए जानते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या होगी 1/4 से 1/3 तक होगी। इधर देखना, क्या इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि जी की अगर रेंज मुझे बता करनी है किसी भी मटेरियल के लिए, फॉर एनी मटीरियल, इधर देखना, फॉर एनी मटीरियल, किसी भी मटेरियल के लिए जो जी की रेंज होगी वो क्या होगी E/2 से, E/2 क्या 0.5, बिल्कुल सही, और ये क्या हो जाएगी 0.3। तो मैं लिख सकता हूँ E/3 छोटा है, तो यहाँ बोल दूंगा जी होगा और कितना E/2 तक। क्लियर है ना। तो ये हमारी क्या आ गई रेंज आ गई फॉर एनी मटेरियल जी के लिए। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या होगी E/3 से के की लिमिट कहाँ तक इन्फिनिटी तक। ये है हमारी के की लिमिट। क्लियर है ना। के की लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगा और मिनिमम E/3। जी की बात करें तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा E/2 तक और मिनिमम E/3 तक। क्या इतना क्लियर है। अब हम देख लेते हैं किसके लिए, मेटल्स के लिए, और देख लेते हैं। इधर देखो, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दो। इधर देखो, अब मैं मेटल की बात करूंगा, जी और के की वैल्यू मीन्स जी क्या है हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्या शियर मॉडुलस। इनकी वैल्यू मेटल्स के लिए क्या क्या होती है, किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। इधर देखना कि मैं बात करूं अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ किसकी जी एंड के फॉर मेटल्स की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ किसके ई के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि ई के टर्म्स में रिलेशन आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ई। क्लियर है ना। इन टर्म्स ऑफ ई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगी, तो हम मेटल्स के लिए जानते हैं फॉर मेटल्स, अभी हमने पता किया है फॉर मेटल्स के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है, म्यू क्या होता है 1/3 से लेके 1/4 तक। क्या इतना क्लियर है। तो मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा म्यू और ये क्या जी और ये क्या की। क्लियर है ना। इधर देखो टेबल बनाऊंगा क्या, म्यू की वैल्यू क्या है 1/4 ले रहा हूँ, एक बार क्या ले लूँ 1/3। क्या इतना क्लियर है सबको। इधर देखो एक बार 1/4 एक बार 1/3। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं म्यू की वैल्यू क्या लूँ 1/4 लूँ, म्यू की वैल्यू क्या लूँ 1/4 लूँ, तो क्या आएगा रिजल्ट देखो। अगर मैं म्यू की वैल्यू क्या लूँ 1/4 तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। इधर देखते रहो कि सर म्यू की वैल्यू 1/4 यहाँ रखो और जी की वैल्यू देखो, लो रखो, मैं निकालना चाहता हूँ जी इक्वल टू ई डिवाइड बाई 2 1 + 1/4। क्लियर है ना। और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जी इक्वल टू ये हो रहा है 5/4, तो मैं लिख दूंगा E/2 तो चल रहा है इंटू 5/4, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 ऊपर गया तो 2E डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जी इक्वल टू 2E डिवाइड बाई 5। क्लियर है ना। तो हम यहाँ से लिख देंगे ये क्या होगी वैल्यू 2E डिवाइडेड बाई 5 के बराबर होगी। वैसे पॉइंट में लिखना चाहते हो कितनी हो जाएगी 0.4E, ये हो जाएगी ना 5 और 20। क्लियर है ना। 0.4E के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जी इक्वल टू 0.4 टाइम्स E के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो पॉइंट में लिख लो 0.4 टाइम्स E। क्लियर है ना। अगर मैं 1/3 रखता हूँ, इसकी जगह क्या रखूँ 1/3, इसको बिठा देता हूँ, इसकी तरह जगह क्या रखूँ 1/3 1/4 की जगह, तो जी कितना आएगा वो रेंज और देख लेते हैं। लो बाकी निकाल के देख लेना। जी इक्वल टू क्या मैं E/2 1 प्लस यहाँ 1/3 रख दिया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा E डिवाइड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 4/3। क्लियर है ना। और यहाँ पे वैल्यू जो होगी 3 ऊपर चला गया, 3E डिवाइड बाई 8 आ जाएगा, और ये क्या है जी का रिजल्ट है। क्लियर है ना। तो यहाँ से देखोगे तो कितना आ रहा है 3 टाइम्स आएगा। जी इक्वल टू 0.3 कितना आएगा
0.375 समथिंग आएगा, कुछ देख लेना एक बार कैलकुलेशन करके। 0.375 ई, तो यहाँ पे जो रेंज आएगी 0.375 ई तक आएगी। क्लियर है ना। अब के की बात करें, के की बात, म्यू की वैल्यू 1/4 ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, म्यू की वैल्यू 1/4, तो के इक्वल टू E/3 1 - 2 × 1/4 निकाल लो। के की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, के की वैल्यू ले रहे हैं हम 1/4, तो यहाँ पे रखो, इससे से काटा 2, 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ के इक्वल टू जो होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2E/3 आ गया, ये आ गया ना। के की वैल्यू अगर हमने क्या ली 1/4 ली, तो ये आ गया 2E/3, और यहाँ से देखेंगे तो क्या आएगा 0.666 टाइम्स ई आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर मैं बात करूँ किसकी 1/3 और लेके देख लेते हैं, इधर देखना 1/3 के की वैल्यू क्या ले लूँ 1/3, के नहीं म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू क्या 1/3, तो के क्या होगा कि E/3 1 - 2/3 हो जाएगा, म्यू की जगह लेंगे तो। ये बचा क्या E/3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे 3 तो चल रहा है, तो ये बचा 1/3, इससे काट दिया, के इक्वल टू क्या आ जाएगा ई के बराबर आ जाएगा। इधर देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, अब इधर समझना चीज़ों को, बहुत शानदार रिजल्ट है कि ये आ गया के इक्वल टू ई। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि मेटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर मेटल्स, इस सबको मिटा रहा हूँ अब, इधर देखना, तो ये टेबल हमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताएगी कि फॉर मेटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, फॉर मेटल्स, तो क्या आ रहा है निकल के, फॉर मेटल्स, इधर देखो कि अगर मैं म्यू की वैल्यू 1/3 से कम ले रहा हूँ, 1/3 से कम ले रहा हूँ, क्योंकि 1/3 का 0.33, ये क्या 0.25, अगर कम ले रहा हूँ तो जो हमारा के है वो ई से छोटा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं लिख देता हूँ इफ़, क्या इफ़ म्यू इज लेस देन 1/3, तो मैं तुरंत बोल दूंगा के जो होगा लेस देन क्या होगा ई होगा। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ इफ़ म्यू इज 1/3, म्यू इक्वल टू 1/3, तो के की वैल्यू देखो ई के बराबर आ गई, हम तुरंत बोल देंगे क्या आएगी के इक्वल टू ई आ जाएगी। इधर देखो, क्लियर है ना। और अगर मैं बात करता हूँ इफ़ म्यू इज ग्रेटर देन 1/3, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी बड़ी आ जाएगी ई से। इधर देखो कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बोलेगा फॉर द मेटल्स इफ़ के इज ग्रेटर देन 1/3, म्यू इज ग्रेटर देन क्या है 1/3, देन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा होगा या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बड़ा होगा। ये हमसे पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, और या फिर हमसे क्या पूछेगा, हमको स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछेगा। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं म्यू की वैल्यू 1/3 लेता हूँ तो के की वैल्यू ई के बराबर आएगी, म्यू की वैल्यू लेस देन लेता हूँ के की वैल्यू लेस देन आएगी, म्यू की वैल्यू 1/3 से ज़्यादा लेता हूँ तो के की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन आएगी। कैसे, इधर देखना कि हमने पढ़ा था अभी के इक्वल टू क्या था E/3, ये रिजल्ट था 1 - 2 म्यू। क्लियर है ना। और अगर मैं 1/3 से ज़्यादा लेता हूँ, 1/3 से ज़्यादा क्या लोगे 1/4, हम 1/2 ले सकते हैं, 1/3 क्या 0.33, 0.33 से ज़्यादा अगर मैं लेता हूँ क्या ले लो 0.4 ले लेते हैं लोग, 5 मत लो, क्योंकि इन्फाइनाइटली पहुँच रहा है। क्योंकि जैसे जैसे म्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, इन्फाइनाइट पहुँच रही है, कि म्यू हमने 0.5 पहुँचा है तो के कहाँ पहुँच गया इन्फाइनाइट पहुँच गया, तो के 100% क्या होता है बढ़ता है। क्या इतना क्लियर सबको। इसका मतलब के अगर बढ़ेगा, मतलब म्यू अगर बढ़ेगा तो के भी क्या होगा बढ़ेगा, और ई से क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको। बिल्कुल क्लियर है सर। आज के सेशन में हमने जितना भी इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में कंसेप्ट था वो सारा पढ़ लिया, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए। हर मटेरियल के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशन की रेंज क्या होती है, किस किस मटेरियल के लिए क्या होता है, और हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन भी कर लिया। क्लियर है ना। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई होगी। और वाकई में अगर सेशन क्या है पसंद आया है, लेक्चर अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आ रही हैं, तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्या करो प्रेस करो, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं लाइव क्लास अरेंज करना चाहता हूँ, मुझे लाइव क्लासेज स्टार्ट करनी है। क्लियर है ना। लाइव क्लासेज स्टार्ट करने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वहाँ पर 1000 सब्सक्राइबर मांग रहा है। अभी मैं लाइव क्लासेज के लिए कोशिश किया था कि लाइव क्लासेस करके देखता हूँ, वहाँ पे उसने नोटिफिकेशन दे दिया कि यू मस्ट रीच योर सब्सक्राइबर अप टू क्या 1000। क्लियर है ना। तो 1000 सब्सक्राइबर तक जब तक हमारे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम लाइव क्लास नहीं कर पाएंगे और फिर मज़ा भी नहीं आएगा। मैं क्यों लाइव क्लासेस करना चाहता हूं, इसकी वजह है क्योंकि मैं यहाँ पे थ्योरी तो पढ़ा के चला जाऊँगा, बट क्वेश्चन डिस्कस अगर मुझे करने हैं तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्टर और लाइव चीज़ें करनी पड़ेंगी, ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर सकूँ। क्लियर है ना। जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम कंसेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कंसेप्ट को पढ़ के उनको अप्लाई करना, क्वेश्चन में अप्लाई करना। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग इस
चीज़ को क्या लोगे, सीरियसली लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करोगे, शेयर करोगे, ताकि हम ज़्यादा से जल्दी क्या करें, इस क्लासेस को लाइव क्लासेस में कन्वर्ट कर सकें। और आपका साथ मुझको चाहिए, किसके लिए, सिर्फ शेयर करने के लिए। मैं किसी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मांग नहीं रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं अपने एंड से क्या करूँगा, जुगाड़ करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपसे तो इतना छोटा सा सपोर्ट मांगा है, फिर भी अगर नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे फिर ज़िंदगी में। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्लियर है ना। तो यहाँ तक के लिए क्या है, हमारा सेशन हो गया कंप्लीट। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अगले सेशन में, उसको हम सस्पेंस में रखते हैं। अभी सस्पेंस में रखेंगे तभी तो पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए चले जाएं, बिल्कुल चले जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले जाते हैं, आज के लिए क्या है, अलविदा। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू।